वे संवैधानिक संशोधन के बाद प्रस्तावना या उद्देशिका और फिर पढ़ेंगे अपन प्रस्तावना के मुख्य लक्षण। तो सबसे पहले इसमें है 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कतिपय शब्दों और भावों को जोड़ा गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, फिर है जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अब प्रस्तावना के मुख्य लक्षण, मेन्स फीचर्स ऑफ द प्रेम्बल्स, इसमें पहला था संविधान का स्रोत जनता है। प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द यह इंगित करते हैं कि भारतीय संविधान का स्रोत जनता है, जो अंतिम जो शक्ति है वो संविधान ने जनता को सौंपी है। भारतीय शासन की जो अंतिम क्षमता जनता में ही निहित है तथा भारतीय जनता ने ही संविधान को अंगीकृत किया है। प्रस्तावना का सार बिंदु यह है कि हम भारत के लोग भारत के संविधान को अंगीकृत करते हैं और आत्मसमर्पित करते हैं। फिर दूसरा है शासन के ध्येयों की घोषणा। प्रस्तावना में भारतीय शासन कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के ध्येयों की स्पष्ट घोषणा की गई है। प्रस्तावना के द्वारा ही सरकार के लक्ष्यों को इंगित करके यह अपेक्षा की गई है कि वह उन लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करेगी और प्रस्तावना के अनुसार हमारे से परिचित थे। और स्वाधीनता सिर्फ राजनीतिक नहीं होती है, राजनीतिक स्वाधीनता तो साधन मात्र है। जब तक भूख के भय से, अज्ञान के अंधकार से और आवास के अभाव से, बुनियादी यातना एवं आतंक से, शोषण, अत्याचार, लाचारी और विवशता से इस देश के करोड़ों जनों को मुक्ति प्राप्त नहीं होती, तब तक राजनीतिक स्वाधीनता ही अधूरी स्वाधीनता रहेगी। ठीक है। अब तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसमें है प्रस्तावना में इस विषय पर बल दिया गया है कि संविधान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सार्वभौम शब्द का प्रयोग किया जाना इस बात का द्योतक है कि भारत के आंतरिक और विदेशिक मामलों में भी भारत सरकार का सार्वभौम तथा स्वतंत्र है। यानी अंदरूनी मामले और विदेशिक मामलों में भारत अपने स्वतंत्र निर्णय ले सके। विधि की दृष्टि से भारत के ऊपर न तो किसी आंतरिक शक्ति का प्रतिबंध हो और न बाहरी शक्ति, मतलब कानून की दृष्टि से न किसी आंतरिक शक्ति का प्रतिबंध हो और न किसी बाहरी शक्ति का। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के पारित हो जाने से भारत पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण समाप्त हो गया। भारत जैसे ही स्वतंत्र हुआ है वैसे ही ब्रिटिश सरकार का जो नियंत्रण था वो समाप्त हो चुका है और भारतीय संविधान बाहर की किसी भी सत्ता द्वारा थोपा नहीं जा रहा है। फिर चौथा है लोकतंत्रात्मक संविधान। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है और देश में जनता के द्वारा राजशक्ति का प्रयोग किया जाएगा और राजशक्ति पर किसी एक वर्ग का विशेष अधिकार नहीं होगा और शासन का संचालन किसके सिद्धांत पर होगा? बहुमत के सिद्धांत पर आधारित होगा। उन्हीं कानूनों को लागू किया जाएगा जिन्हें जनता का समर्थन प्राप्त होगा। मतलब देश में वही कानून लागू किए जाएंगे जिससे जनता का समर्थन जिस कानून को मिलेगा। राज्य में कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा और राज्य की सीमा में निवास करने वाले समस्त स्त्री पुरुषों को समानता प्राप्त होगी और भारत ऐसा लोकतंत्र होगा जिसमें अल्पसंख्यकों को भी सुरक्षा प्राप्त होगी और समाज में आर्थिक शक्ति का समुचित वितरण होगा। शब्द जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, बंधुत्वता आदि महत्वपूर्ण हैं और यह प्रकट करते हैं कि यह देश न केवल राजनीतिक लोकतंत्र होगा अपितु सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी होगा। पांचवा है गणराज्य। प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का उपयोग इस विषय पर प्रभाव डालता है कि दो प्रकार की लोकतंत्री व्यवस्थाओं, वंशानुगत लोकतंत्र तथा लोकतंत्री गणतंत्र में भी भारत संविधान के अंतर्गत लोकतंत्री गणतंत्र को ही अपनाया गया है। वंशानुगत
लोकतंत्र के अंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष किसी भी विशिष्ट वंश का होता है जो अपना पद वंशानुगत सिद्धांत के आधार पर ही प्राप्त करता है, किंतु राष्ट्राध्यक्ष के रूप में वह केवल नाम मात्र का शासक होता है। उदाहरणतः इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र या लोकतांत्रिक राजतंत्र है, क्योंकि वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को अपना पद वंशानुगत प्राप्त होता है। लेकिन लोकतांत्रिक गणतंत्र में राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात गणतंत्रात्मक राज्य में राष्ट्राध्यक्ष को अपना जनता द्वारा निर्वाचन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। फिर है आपका छठवां पॉइंट है न्याय। न्याय में हमारे संविधान की प्रस्तावना में न्याय के उल्लेख का विशिष्ट महत्व है। संविधान निर्माता इस बात से भलीभांति परिचित थे कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना में स्वतंत्रता और समानता के अतिरिक्त न्याय अनिवार्य है। न्याय के द्वारा ही लोकहित की वृद्धि हो सकती है। सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना में प्रयास करना राज्य का पवित्र कर्तव्य माना गया है। सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि मानव के बीच में जाति वर्ण के आधार पर भेद न माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर और सुलभ हो। राज्य का यह दायित्व हो जाता है कि दुर्बल वर्गों का शोषण रोके और उनके विकास के लिए क्रियाशील हो। और सातवां पॉइंट है स्वतंत्रता। प्रस्तावना में इस बात पर जोर दिया है कि राज्य समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। यहाँ स्वतंत्रता से तात्पर्य है नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता से है, विचार से है, अभिव्यक्ति से है, भाषण से है, संघ बनाना, संपत्ति रखना आदि नागरिक स्वतंत्रताएं दी जाएंगी। मतदान में भाग लेना है, प्रतिनिधियों को चुनना है, निर्वाचन में खड़ा होना है, सार्वजनिक पद मतलब सरकारी नौकरी का अधिकार, सरकारी नीतियों की आलोचना करना आदि राजनीतिक स्वतंत्रताएं हैं। प्रस्तावना में भारतीय नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास हेतु स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया है। आठवां पॉइंट है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता राज्य किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन नहीं देता है, न वह किसी धर्म के साथ कठोरता का ही व्यवहार करता है। पंथ निरपेक्ष राज्य के अंतर्गत धर्म को नितांत व्यक्तिगत वस्तु समझा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में पंथ और उपासना की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करके धार्मिक अल्पसंख्यकों को कारगर संरक्षण प्रदान किया गया है। हमारा ध्येय भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य बनाना है। 9वां पॉइंट है समता। समता से अभिप्राय है कि अपने व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए प्रत्येक मनुष्य को समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। धन, जाति, वंश के आधार पर मनुष्य में अंतर नहीं होना चाहिए। सभी नागरिक को देश के शासन विधान में समान भाग मिलना चाहिए। लिंग, नस्ल अथवा संपत्ति के आधार पर राजनीतिक अधिकारों का निषेध होना चाहिए, मना होना चाहिए। समान योग्यता और समान श्रम के लिए वेतन भी समान होना चाहिए, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य का अथवा एक वर्ग को दूसरे वर्ग का आर्थिक शोषण करने का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी वर्ग किसी भी वर्ग का शोषण नहीं कर सकता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को स्थान और अवसर की समता प्रदान की गई है, जो अत्यंत विस्तृत है। 10वां पॉइंट है राष्ट्रीय एकता। प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया है। भाषा आदि की विविधता होते हुए भी भारत एक राष्ट्र है। इस संबंध में प्रस्तावना का महत्व इसलिए अधिक हो जाता है कि इसमें उन दो विषयों आधारों पर बल दिया गया है जिनके माध्यम से राष्ट्रीय एकता दृढ़ होती है। और सर्वप्रथम प्रस्तावना में व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथा महत्व पर बल दिया गया है। व्यक्ति को लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण इकाई मानते हुए राष्ट्रीय एकता को एक महत्वपूर्ण आधार माना गया है। राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना की जागृति व्यक्ति के स्वाभिमान की भावना से संबंधित है, परंतु व्यक्ति के स्वाभिमान की भावना राज्य एवं समाज में है, उसके महत्व को स्वीकार करने पर निर्भर है। यदि राज्य तथा समाज में व्यक्ति को उसकी उचित प्रतिष्ठा तथा अधिकार प्राप्त है तो यह स्वाभाविक है और नागरिक के रूप में देश के प्रति उसकी आस्था बनी रहेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।